मॉर्निंग स्टूडेंट पी ब्लॉक 11th क्लास 12 नीट आरडी मेन और एडवांस। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैसेस में मैंने 15 पॉइंट डिस्कस कर दिया है। अभी इस लेक्चर में भी हमें इनर्ट गैस ही कंटिन्यू करना है और हम लोग इससे पहले हीलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हीलियम का कई एप्लीकेशन मैंने आपको डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में। नाउ इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम। Now used in deep sea divers. हीलियम प्लस ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ हीलियम प्लस ऑक्सीजन। हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं हीलियम का, तो मिक्सचर ऑफ हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ये ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ हीलियम और प्लस ऑक्सीजन, या फिर कुछ बुक में ऐसे लिखा रहता है कि हीलियम और प्लस ऑक्सीजन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2। तो ये मिक्सचर जो होता है द यूज बाय डीप सी डाइवर्स। डाइव करना है, स्कूबा डाइव जैसे करना है, समुद्र में गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाना है, तो वो लोग इस मिक्सचर को यूज करते हैं। तो ये मिक्सचर यूज बाय डीप सी डाइवर्स। या माउंटेनर। पहाड़ों पे जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ पे ट्रैकिंग करते हैं, वो लोग भी इस मिक्सचर को यूज करते हैं। तो कैसे काम करता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन जो मिक्सचर है और यूज बाय डीप सी डाइवर्स। समुद्र में अगर डीप तक जाना है या स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो वो उस केस में आपको ये मिक्सचर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर लेकर के जस्ट सिलेंडर के अंदर लेकर के अंदर जाना होता है। या माउंटेनर जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट ट्रैकिंग है, सबसे टफ, वर्ल्ड का सबसे टफ ट्रैकिंग, जैसे माउंट एवरेस्ट का ट्रैक करना हो तो माउंट एवरेस्ट के पीक पे ट्रैक करते हैं जो लोग जाते हैं, सब लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग सिलेंडर। तो वो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन ये पैक किया जाता है मिक्सचर, और वो लेके जाना होता है क्योंकि वहाँ माउंट एवरेस्ट के पीक पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, वो उतना ऑक्सीजन आपको वॉक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो सिलेंडर कैरी करना होता है, कैरी करके जाना होता है। तो जो ट्रैकर लोग होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, डीप सी डाइवर्स है, तो वो लोग आप हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर यूज करते हैं। जैसे दोनों केस में आप प्रेशर वेरी करता है। जैसे हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग का बॉडी जैसे यूज टू जो है हम लोग का बॉडी है, मान लीजिए हम लोग, मैं यहाँ पे हूँ तो ये इस अभी जो लेवल है हम लोग जहाँ खड़े हैं या आप जिस रूम में बैठे हुए क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर, ये प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। हमारा जो सब कुछ रेस्पिरेशन सिस्टम, ट्यूब सब वर्क कर रहा है 1 एटमॉस्फेयर पे। बट जैसे ही आप समुद्र में जाएंगे, यहाँ इस लेवल से नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ जाएंगे वेरी हाई प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो लगता है, बोल देंगे एक्सेस प्रेशर। यहाँ जैसे आप नीचे जाएंगे समुद्र के अंदर, डाइव्स करेंगे और डाइव कर करके नाउ यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को देखना है आपको, तो यहाँ जैसे आप नीचे जाएंगे वेरी हाई आपके हेड के ऊपर लगने वाला प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है आप जानते हैं फ्लूट प्रेशर, ρGH। ये ρGH बहुत ज़्यादा एयर भी लगाएगा और फ्लूट का प्रेशर जो होता है रो, और जी और एच, ये एच जो है डेप्थ, कितना नीचे आप गए हैं, और जो वाटर का डेंसिटी है रो हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एच है, बहुत हाई प्रेशर, फ्लूट का हाई प्रेशर हुआ। और अगर आप यहाँ से अगर ऊपर के लिए ट्रैक करना चाहेंगे, आपको अगर ऊपर जाना है, मान लीजिए हिल एरिया में जाना है, तो हिल एरिया में जाएंगे तो यहाँ लो प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे लो हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अगर पिक पे जाएंगे, ट्रैकिंग कर रहे हैं और पिक पे कोई भी हिल स्टेशन पे ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा। तो दोनों केस में आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका वेरी हाई प्रेशर और वहाँ पे लो प्रेशर। हमारा बॉडी जो है वो 1 एटमॉस्फेयर, वो 1 एटमॉस्फेयर पे कंफर्टेबल फील करता है। बट नीचे जाने में, ऊपर जाने में, दोनों केस में प्रेशर वेरी करेगा, और प्रेशर वेरिएशन के चलते यहाँ तो एक ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होगा। माउंट एवरेस्ट पे जाते ही ऑक्सीजन एकदम बहुत कम हो जाता है, 30%।
हाफ से भी नीचे हो जाएगा, और नीचे अंदर जाएंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन तो है नहीं, बट एक्सेस प्रेशर होता है। तो एक्सेस प्रेशर में जो होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना है, एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में ये आता है कि आप जो अभी मैं सांस ले रहा हूँ, अभी इस रूम में सांस ले रहा हूँ, तो मेरे रूम में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। आपके रूम में भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो हम लोग जो एयर का कंपोजिशन, शुरू में लोग सोचा कि एयर का कंपोजिशन तो यही तो है, यही एयर है जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में जस्ट ऑक्सीजन जाता है, बट है तो एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। हम लोग इसी एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो लोगों ने इसका मिक्सचर जस्ट पैक कर लिया, कंप्रेस कर लिया, सिलेंडर भर लिया इसका मिक्सचर का, और डाइव कर गए। बट डाइव जब करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। जब आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर, जैसे अभी हमारा ट्यूब है, रेस्पिरेशन ट्यूब ऐसा है, बट जैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर जैसे ही हमारे बॉडी पे एक्सेस प्रेशर पड़ेगा, तो ट्यूब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो गले में जो ट्यूब है जिससे सांस ले रहे हैं, वो ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो जितना चाहिए वो जा ही नहीं पाएगा। तो हीलियम क्या है, हीलियम जो है इनर्ट गैस है, हमारे बॉडी के किसी पार्ट से तो एक्चुअली हीलियम रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा है कि ये हीलियम हमारे ट्यूब्स को फुला देगा। जब हम ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारा हीलियम गैस जाएगा और उसको इनलार्ज कर देता है, ठीक है, वो क्योंकि प्रेशर तो पड़ेगा, गले पे प्रेशर पड़ेगा, हेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो सारा जो हम लोग का सिस्टम है वो प्रेशर के चलते जस्ट कंप्रेशन आएगा, और उस कंप्रेशन को हटाने में ये हीलियम हीलियम काम करता है। कि जैसे ही हम लोग सांस लेंगे, हीलियम गया बॉडी में, तो वो फुला देता है, बैलून की तरह जस्ट फुला देगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। लोग सोचा था पहले कि हम लोग क्यों नहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग सिलेंडर ले ले रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हुआ था कि नाइट्रोजन जो होता है हाई प्रेशर पे, समुद्र के अंदर जब जाएंगे हाई प्रेशर पे, तो नाइट्रोजन जो होता है वो ब्लड में सोलेबल होने लगता है, और इससे जब ब्लड में सोलेबल होगा तो बीच बीच रास्ते में बबल बना करके जो ऑक्सीजन का मोशन मूवमेंट को जस्ट रेजिस्ट कर देता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके लोग काफी दूर तक, मतलब डीप तक नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब ये तो यूज ही नहीं होता है। पहले स्टार्ट में लोग ट्रायल किया था, बट 10 20 20 30 फीट तक जाते जाते प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को लेके 100 फीट तक लोग चला जाता है, नीचे डीप में चला जाता है, एकदम समुद्र के बेस को पकड़ लेते हैं। तो ये मिक्सचर जो होता है वो रिपेयरिंग भी करता है आपको, जो गले में ट्यूब्स है कहीं भी कंप्रेशन होता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है अंदर में। इवन आपको प्रेशर रियलाइज करना हो तो आप अपने एरिया में जो नियरेस्ट स्विमिंग पूल है, जैसे पटना में भी कई क्लब्स हैं, हम लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में, अगर स्विमिंग पूल में आप डाइव करिएगा, सिर्फ आप बेस को छूइए ना, स्विमिंग पूल का डेप्थ कितना होता है, 15 फीट हुआ, बहुत बहुत हुआ तो 20 फीट तक हुआ। अगर आप डीप साइड में 20 फीट को भी टच करेंगे ना, तो 20 फीट पे भी आपको पता चल जाएगा हेड के ऊपर कितना हाई प्रेशर लगता है। बहुत हाई प्रेशर में 20 फीट का भी डेप्थ में, हाइट में आप कुछ सेकंड तक बर्दाश्त नहीं कर पाइए, इतना हाई प्रेशर होता है। और समुद्र में तो डाइव करना है तो समुद्र में 100 फीट 200 फीट नीचे तक जाना है, तो इतने हाई प्रेशर को भी तो न्यूट्रलाइज करना, उतना हाई प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता हुआ हीलियम। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर यूज बाय डीप सी डाइवर्स, डाइवर्स जो हाई प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना है, या फिर आप माउंटेन जो ट्रैकर जो होते हैं वो। तो क्लास में मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सब दिखाता हूँ। मैं तो एकदम डाइव बहुत नीचे तक स्कूबा करता हूँ, तो बहुत नीचे तक भी मैं कर चुका हूँ। ट्रैकिंग में जो इंडिया का जो सबसे टफ एंड टफ ट्रैक है वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं सब वीडियो दिखाता हूँ, सब फोटो दिखाता हूँ आपको कि कैसे जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन, ऑक्सीजन लेवल घट घट जाता है, तो कैसे हम लोग जस्ट सर्वाइव करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं तब, या फिर डाइव डाइव करते समय हम लोग कैसे ऑक्सीजन का कंपोजिशन लेना होता है। तो ये है आपका आपका सिलेबस का पार्ट है तो जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे लिख लीजिए द एक्सेस प्रेशर, यहाँ पे तो एक्सेस प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर जो है इन सी में एक्सेस प्रेशर जो, जैसे आप डिप पे जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए यही मिक्सचर यूज करते हैं। सो हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये शुरू में लिया गया था, बट प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया था।
सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सो मिक्सचर by deep sea divers, because nitrogen soluble in blood at high pressure in sea। समुद्र में हाई प्रेशर पे, वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन ब्लड में सोलेबल होना शुरू कर देता है। हीलियम नहीं, हीलियम सोलेबल नहीं होता, हीलियम सोलेबल नहीं करेगा और आपको जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको भी एकदम यूनिफॉर्म बना रखेगा, क्योंकि ये हीलियम गैस है, इनर्ट है, हमारे बॉडी के किसी पार्ट से रिएक्शन नहीं करेगा और वो फुला देता है। जब कंप्रेशन पड़ेगा यहाँ पे तो वो उसको जस्ट इनलार्ज कर देता है। तो क्लास में मैं हमेशा बताता हूँ आपको, मैं तो कई आपको फोटो दिखाते रहता हूँ कि आप सारा एडवेंचर, जितने आपके ड्रीम्स हैं वो सब पूरा कीजिए। जैसे कि मेरा जितना ड्रीम है सब मैं कंप्लीट ही कर चुका हूँ। तो जितने आपको, जैसा मैं इस सब क्लासेस हीलियम के बारे में दिखाता हूँ, तो मैं हॉट एयर बैलून है, हॉट एयर बैलून पे कई बार मैं जस्ट राइड ले चुका हूँ। ये पूरे हर सिटी टूर होता है, कैसे हॉट एयर बैलून वर्क करता है ना। ये जो हुआ, ये आपका स्कूबा डाइविंग हुआ, स्कूबा डाइविंग भी कई बार मैं कर चुका हूँ, एक दो बार नहीं, कई बार। जब भी मैं ऐसा कोई ऐसा एरिया में जाता हूँ जहाँ पे स्कूबा डाइविंग होता है तो ज़रूर मैं कर ही लेता हूँ हमेशा, तो उसके फ़ोटो मैं दिखाते रहता हूँ। ट्रैकिंग तो हर साल मुझे करना ही होता है, एक या दो ट्रैकिंग हर साल ट्रैक करना ही है। जो इंडिया का सबसे टफ ट्रैक है, चार्ल्स ट्रैक है, वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पूरा पूरा शुरू से लेके लास्ट तक 100 किलोमीटर का वॉकिंग है, वो सब मैं -40 -50 डिग्री टेम्परेचर पे होता था, सब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कैसे सर्वाइव करते हैं, तो सब मैं बताता हूँ। और आपको भी सब करना चाहिए, करना अभी नहीं, आप पहले बड़े ऑफिसर बन जाए, खूब सारे पैसा कमाएं, मेहनत करके पैसा कमाएं और जितनी आपकी लाइफ की ड्रीम है सब पूरा कीजिए। तो मैं आपको बताता भी हूँ कि जैसे मैं स्कूबा डाइविंग कभी कई बार, मतलब जाते जाते हमको एक्सपीरियंस हो गया कि कई बार मतलब समुद्र के एकदम बेस तक जाना होता है, एक्वेटिक लाइफ देखना होता है। एक्वेटिक लाइफ में एकदम आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े एक्वेरियम में हैं, एक्वेरियम में पूरा चारों तरफ से अगल बगल अगल कलर्ड फिश सब दिखेगा आपको ना, सारा आपको मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और उसको और मतलब एडवेंचर करने के लिए हम लोग जैसे मैं कई बार जा चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है कि जैसे होटल्स में मैं हूँ, होटल में हूँ तो सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिला, तो ब्रेकफास्ट में से मैंने होटल स्टाफ से पूछ करके ढेर सारा जो ब्रेड है, ब्रेड मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, जितना रख सकता हूँ बैग में रख लिया, ढेर सारा ब्रेड रख लेता हूँ। तो ब्रेड क्या करना है कि जब मैं स्कूबा पे जा रहा हूँ, मॉर्निंग में ही स्कूबा होता है, तो उसको सुबह में मैं जब से स्कूबा डाइव पे जा रहा हूँ तो अपने जस्ट ब्रेड डाल देता हूँ। तो जो सूट होता है उनका पूरा रबर का सूट रहता है, तो उसमें मैं ब्रेड बीच बीच में ब्रेड अपना जो मैंने होटल से लिया है ब्रेकफास्ट वो डाल देता हूँ। अब समुद्र के अंदर चाहिए, जब अब समुद्र के अंदर जाने के बाद जब जैसे ही बहुत सारा एक्वेटिक बहुत अच्छा लगता है, वो 30 मिनट 45 मिनट का अंदर में एकदम डीप तक मूवमेंट होता है, घूमते रहेंगे। अब टीम होता है पूरा, अकेले नहीं जाना है, पूरे गाइड रहते हैं उनके, हम लोग के साथ हमारा भी रहता है, तो फैमिली मेरा रहेगा, सब लोग एक साथ अगल बगल सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, बगल में ही रहते हैं। तो और एडवेंचर बनाने के लिए बस अंदर जाने के बाद ब्रेड, अपने हाथ में ब्रेड निकालिए, ब्रेड निकालिए तो सारा फिश आपके बॉडी, पूरा फिश आपके बॉडी को कवर कर लेंगे। ब्रेड हाथ में पकड़े रखिए तो देखिए मतलब एकदम एडवेंचरस टाइप होता है। तो उस समय ये सिलेंडर रहता है, सिलेंडर पूरा माउथ के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, बॉडी के ऊपर सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर भी रहेगा। तो देखिए सिलेंडर लेके जाते हैं हम लोग, तो वो 40 किलो का सिलेंडर रहता है। अब कई लोग सोचते हैं कि 40 किलो सिलेंडर लेके पानी में कैसे जाएंगे, तो सरफेस पे सिर्फ 40 kg है। सरफेस पे आप सरफेस पे उठाएंगे तो देखेंगे 40-40 किलो का सिलेंडर है, बड़ा बड़ा सिलेंडर रहता है, ठीक है।
छोटा भी रहता है, छोटा है अगर जैसा आपके रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है ना, मैंने बताया टाइम के ऊपर, 30 मिनट है, 45 मिनट का, कितनी देर रहना चाह रहे हैं। छोटा भी 20 kg का भी सिलेंडर रहता है, तो उठाएंगे तो बहुत भारी रहता है। बट अब वो पीठ पे ही लगाना होता है, हमको पीठ पे लगा के जस्ट डाइव कर लेते हैं। तो वो जैसे ही आप पानी में जाएंगे तो पानी में सिलेंडर का वेट क्या होगा, जो 20 kg है वो पानी में जाते ही उसका वेट हो जाएगा 3 kg 4 kg के रेंज में आ जाएगा। बुआंसी फोर्स आप जानते हैं कि पानी में जैसे गया, जैसे ही बाहर कैरी नहीं कर सकते, पानी में जाने के बाद वो सिलेंडर साथ साथ पानी में आएगा। एक बार पानी में उतर गए अब वो कैरी करिए, अब देखिए वो बुआंसी के साथ एकदम आपका 2 किलो 3 किलो का फील होगा। फिर चले जाते थे डाइव करने के लिए। तो टीम रहता है, वो पूरा टीम रहेगा, उनका एक मेंबर भी रहेंगे, वो जो जो ट्रेवलिंग एजेंसी है जो कराते हैं स्कूबा डाइव, उनका भी एक मेंबर रहता है। तो ये उस समय आपको पूछते भी थे हम लोग, तो वही हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर, वो तो स्टैंडर्ड मिक्सचर है, वो उसी को यूज करते हैं डाइव करने के लिए। इंडिया में जो बेस्ट डाइव होता है, जो है ऐसे तो कई जगह होता है, जैसे आपका गोवा में भी है, और जो बेस्ट है सबसे अच्छा एकदम यूनिक टाइप का, तो अंडमान में, अंडमान निकोबार आइलैंड। उसमें भी अंडमान के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, हैवलॉक है, हैवलॉक जस्ट लाइक अ हेवन। वो छोटा सा, बहुत छोटा आइलैंड है, और वहाँ 2-3 नाइट का पैकेज लेते हैं हम लोग। तो उस जगह जाने पे बेस्ट, उसमें बोला जाता है कि उस वर्ल्ड का बेस्ट जो आपका स्कूबा डाइविंग का है वो उसी एरिया में। तो मैं कई बार कर चुका हूँ ये सब स्कूबा डाइविंग। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन ये मिक्सचर जो है, क्लास में मैं फोटो दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखिए कि अंदर में भी कैसा लाइफ होता है, समुद्र के अंदर भी फोटोग्राफी होता है, वीडियो होता है अंदर जाकर, वाटरप्रूफ कैमरा आते हैं, उससे वीडियो हम लोग लेते हैं, फोटो बनाते हैं। तो ये हुआ आपका हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर। और ट्रैकिंग पे भी जाते हैं ना, ट्रैकिंग पे भी तो वो वहाँ भी ये मिक्सचर लेके जाना होता है, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे ऐसा जरूरत तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ा था, बट देखते हैं कि लेह लद्दाख जैसे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ बाहर में ही सब लोग छोटा 1 लीटर का सिलेंडर बेचते रहता है। 1 लीटर का 300 रुपीज का सिलेंडर रहता है, कि वो कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा, कहीं लग रहा है कि सांस लेने तेज तेज हो गया, तो वो बोलते हैं कि बस माउथ में लगाइए, स्प्रे करिए, स्प्रे करना है, ठीक है। तो बिकता है, तो ट्रैकर लोग थोड़ा सा जो वीक हैं तो वो लोग यूज करते हैं। 1 लीटर का 1-2 सिलेंडर कैरी कर लिए, जहाँ जरूरत पड़ा, जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो वहाँ स्प्रे करते हैं। और अ, ऐसे तो चादर ट्रैक का तो पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वहाँ के अथॉरिटी से, लेह लद्दाख के, ये पटना अथॉरिटी से नहीं, वहाँ लेह के लद्दाख का अथॉरिटी, वहाँ मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, वो आपका टेस्ट करेंगे, 2-3 दिन रोकते हैं आपको लेह में, पहले टेस्ट करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट जब देंगे तब आगे गवर्नमेंट परमिशन देगा कि आप आगे ट्रैक पे जा सकते हैं। तो बहुत टफ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग का फिटनेस नहीं रहता वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वो 2-3 दिन तक चेक किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, कम रहा तो इंजेक्शन देके जस्ट मेंटेन करने की, फिर चेक करते हैं कि आप 2 दिन में वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हुए कि नहीं, नहीं होने पे नहीं जाने देते, फिर मना कर देते हैं। तो अगर मतलब अगर जिनको परमिशन मिल गया, जो लोग चाहते हैं, तो वो 1 लीटर का सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसके अंदर वही हीलियम ऑक्सीजन कंपोजिशन रहता है, मिक्स रहता है, जो स्मूथ कर देगा रेस्पिरेशन। 70 हीलियम पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सब जनरल नॉलेज का हीलियम 70। इस मिक्सचर को जो है हीलियम प्लस ऑक्सीजन, इस मिक्सचर को ये भी बोला जाता है कि लाइफ सेविंग मिक्सचर फॉर अस्थमा पेशेंट। अस्थमा भी वही चीज है, अस्थमा भी एक टाइप का एलर्जी ही है, डस्ट एलर्जी बोलते हैं, वेदर एलर्जी हुआ, डस्ट एलर्जी हुआ, अस्थमा में भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। अस्थमा में भी सांस चलने लगेगा, तेज होने लगेगा, सांस रुकने लगता है। तो अस्थमा का जो पेशेंट होते हैं वो इनहेलर जो लेके चलते हैं, जैसे जैसे सांस चलना शुरू हुआ तो इनहेल कर लेते हैं, तो उस केस में भी ये मिक्सचर जो होता है, इसको लाइफ सेविंग मिक्सचर बोलते हैं अस्थमा पेशेंट के लिए। वो इनहेलर से जो रिलीज होता है, ये ऑक्सीजन और आर्गन हीलियम का कंपोजिशन है। तो ये जो है हीलियम प्लस ऑक्सीजन, तो यूज एज ये लाइफ सेविंग मिक्सचर बोला जाता है, मिक्सचर।
for asthma patient. कॉन्सेप्ट सेम है, वही ट्यूब्स का रिपेयरिंग करना, ट्यूब्स सांस लेने में जो जैसे एलर्जी हुआ, जैसे कुछ केस जैसे क्लास में मैं देखता हूँ कि बारिश के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा दिखता है कि कोई एक स्टूडेंट को मैंने देखा था कि ऑब्जर्व किया था कि उनको जो प्रॉब्लम हो गया, बारिश में क्लास आ रहे थे और मतलब घर से चले थे तो ड्राई वेदर ही था, बट रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश होने लगा और बारिश में भीगते हुए क्लास आए तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। बट वो लोग रखते हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है वो बैग में अपना इनहेलर रखते हैं। तो वो होता क्या है कि सडन वेदर चेंज हुआ, जैसे बॉडी टेम्परेचर अभी है, बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अचानक बारिश हुआ, पूरा भीग गए, बारिश में भीग गया, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ और टेम्परेचर घटते ही कॉन्ट्रैक्शन, ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सब में नहीं फील होता, वो एलर्जी किसी किसी में होता है, ठीक है। तो वो जानते हैं, वो लोग वो डॉक्टर से दिखाए रहते हैं, तो डॉक्टर हमेशा उनको बोलते हैं इनहेलर रखिए, कभी भी सांस फूलने लगे इनहेलर स्प्रे करिए, तो स्प्रे करते ही वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक अस्थमा पेशेंट के लिए ये लाइफ सेविंग मिक्सचर है। सब कॉन्सेप्ट तो ये एक ही है। डाइव पे जाएंगे, चाहे आप माउंटेन ट्रैकिंग पे जाएं, चाहे अगर किसी को डिजीज है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सब एक ही है। नेक्स्ट 17 18 हीलियम, जो कि एक गैस है, और अगर मैं यहाँ टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर मैं रख रहा हूँ -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दी, ठीक है, ये टेम्परेचर कर दिया, ठीक है। और टेम्परेचर ये है 4.2 केल्विन कर दी ऐसा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था वेरी वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीलियम जो हो गया वो लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड हीलियम यूज एज अ सुपर कंडक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक है, 12th क्लास का है, बट है जनरल नॉलेज का, जो आपको जानना है। लिक्विड हीलियम यूज एज सुपर कंडक्टर। सो लिक्विड हीलियम बहुत लो टेम्परेचर है, वेरी वेरी -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं, बहुत लो टेम्परेचर है। नाउ एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर। मैं डिस्कस करता हूं इसके बारे में, सुपर कंडक्टर। सो मैं डिस्कस कर रहा था कि लिक्विड हीलियम एक्ट एज सुपर कंडक्टर। सो लिक्विड हीलियम जिसका टेम्परेचर -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, या 4.2 केल्विन हो गया, ये इतने लो टेम्परेचर पे अगर हीलियम को ला दीजिएगा वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड हीलियम एक्ट एज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर अपने आप में ये एक पावर स्टेशन हो जाता है, ये एक्ट एज पावर स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक्ट एज पावर स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब समझेंगे कि अगर हीलियम को इतना लो टेम्परेचर पर ला दीजिए और उसको आप सुपर कंडक्टर बना दे रहे हैं, तो वो खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन हो जाएगा, कि जो कि बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो हीलियम को लिक्विफाइड करना बहुत मुश्किल है, और सुपर कंडक्टर बनाने का जो मेथड है एक्ट एज ए पावर स्टेशन, तो कुछ ऐसे आप समझेंगे। आप समझिए कि एक क्लोज सर्किट आपको बनाना है। क्लोज सर्किट के लिए आप एक स्फेरिकल टाइप का एक या सर्कुलर एसिड ट्यूब ले लें, और सर्कुलर ट्यूब में इसमें भर दें लिक्विड, यहाँ लिक्विड हीलियम।
जिसका टेम्परेचर जो है वो -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 4.2 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे लिक्विड हीलियम को रखेंगे यहाँ पे। तो इसमें अगर आप हीलियम को, लिक्विड हीलियम को अगर क्लोज लूप में आपको रखना पड़ेगा, तो एक कोई भी आप स्फेरिकल आप सेल बना लें जिसमें क्लोज लूप में आप लिक्विड हीलियम रख लें ऐसे, क्योंकि करंट कैरी करने के लिए आपको क्लोज लूप चाहिए। अगर ऐसा आप कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद ये एक्ट एज सुपर कंडक्टर, ये जो हो गया वो पूरा सुपर कंडक्टर का काम करेगा। सुपर कंडक्टर का मतलब आप अगर आपने बना लिया इस तरह क्लोज लूप में, इसको रख लिया लिक्विड हीलियम को, और अब यहाँ से आपको एक बल्ब लेना है। अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, फैन है, या जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट चलाना हो, जिससे ये बल्ब हुआ, अब यहाँ बल्ब लेकर के इसका एक वायर इधर और एक वायर इधर, जैसे ही आप ऐसे करेंगे बल्ब जो होगा ऑटोमेटिक ये जल जाएगा। तो सुपर कंडक्टर देखिए एक्ट एज अ पावर स्टेशन, ये एक पावर स्टेशन अपने आप में पावर स्टेशन है। बल्ब को मैंने कहीं कनेक्शन नहीं किया, कोई बैटरी नहीं दिया, कोई अल्टरनेटिंग करंट नहीं, कोई सप्लाई नहीं दिया, बस बल्ब को लेकर के दोनों टर्मिनल को लिक्विड हीलियम में डुबा दिया, और ये क्लोज होना चाहिए, ये लूप में होना चाहिए, देखिए वो बल्ब चल जाएगा। तो सुपर कंडक्टर अपने आप में एक पावर स्टेशन होते हैं, ये खुद अपने आप में पावर स्टेशन है, विदाउट बैटरी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कोई यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये देखिए अपने आप पे ये एनर्जी जनरेट करना शुरू कर जाएगा। तो ये एक पावर स्टेशन होता है। तो अब कई लोग के मन में आ रहा है कि अगर ऐसा है, अगर हम लोग ऐसा सेट बना लें फिर हमें बिल देना ही नहीं पड़े, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें बहुत टफ है। हीलियम को यहाँ टेम्परेचर ये 4.2 केल्विन और ये -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लाना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग के घर में फ्रिज है या फ्रीजर है, फ्रीजर में आइस हम लोग आइस क्यूब बना लेते हैं, तो वो बहुत हुआ -2 डिग्री, -3 डिग्री, -8 डिग्री तक जाता है। ये देख रहे हैं -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक पहुंचाना बहुत टफ है। फिर भी होता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, होता है। बट उसको अगर यहाँ तक पहुंचाइएगा, यहाँ तक आप ले आना है, यहाँ लिक्विड करना है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम हो जाएगा। हाई प्रेशर से हाई क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, उसमें आपको कंप्रेस करना, इसको लो टेम्परेचर तक लाने में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि घर में फ्रिज है, फ्रिज में आइस क्यूब बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना, टेम्परेचर डाउन करने में, फ्रीजर का टेम्परेचर लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। उसी तरह अगर आप हीलियम को इतना लो टेम्परेचर करेंगे तो एक खूब एनर्जी कंज्यूम होगा। बट एक बार अगर ये यहाँ आ गया तो उसके बाद ये खुद अपने आप में पावर स्टेशन बन जाता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर जो पढ़ना आपको, सुपर कंडक्टर में और भी होता है, लेड भी होता है, मर्करी भी होता है, बट जो भी है वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर होते हैं। तो थ्योरेटिकली जानना है, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे कि हम सुपर कंडक्टर बना के इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो ये थ्योरेटिकली नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस किया, बट ये यहाँ लाने में आपको 1000 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगा। तो ओवरऑल तो लॉस ही हुआ, और 100 रुपए आपने अर्न किया 1000 रुपए खर्च करके, क्योंकि ये हीलियम को इतना लो टेम्परेचर पे लाना बहुत टफ है, ठीक है। और इतना लो टेम्परेचर पे आ जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। बट यहाँ लाने में तो आपको बहुत एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा ना। तो ये है आपका लिक्विड हीलियम एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर। मैंने फिजिक्स से ले लिया। लिक्विड हीलियम का जो यूज है नेक्स्ट, द एमआरआई मशीन। वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है वो इसी से बनता है, सुपर कंडक्टर से बनता है। सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टी इसमें मिलेगा हीलियम में। तो लिक्विड हीलियम जो है द यूज टू डिजाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच यूज इन एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज मशीन। नाइनटीन liquid helium is used in design of very strong magnet, strong magnet,
which used in MRI. MRI में यूज किया था। तो लिक्विड हीलियम का नेक्स्ट एप्लीकेशन की ये जो MRI मशीन होता है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो मशीन होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है वो लिक्विड हीलियम। और भी मटेरियल मैंने बताया, सुपर कंडक्टर में मरकरी भी यूज होता है, लेड भी यूज होता है और हीलियम भी यूज होता है। तो MRI मशीन जो बहुत कॉमन है, जो मेडिकल फील्ड में यूज किया था, MRI जो है जिसका फुल नेम आप M फॉर मैग्नेटिक, R for resonance, I for image. MRI used in medical diagnosis. सो मेडिकल डायग्नोसिस में जो हम लोग यूज करते हैं MRI मशीन, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो बॉडी को स्कैन करते हैं, तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज मशीन। जैसे सिंपल डिजीज होता है, नॉर्मल है, हल्का फुल्का है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप एक्सरे करा लीजिए, एक्सरे दिखा दीजिए। एक्सरे में नहीं पता चलता है, एक्सरे से नहीं क्लियर हुआ तो अल्ट्रासाउंड हो जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी नहीं क्लियर हुआ तो सिटी स्कैन हुआ, और सिटी स्कैन से भी नहीं क्लियर, तब भी नहीं पता चल रहा है, तो फाइनली MRI का जैसे पटना में है, उसका डिपेंड करता है कौन से MRI किस टाइप से करना है। MRI में एक कॉन्ट्रास्ट होता है, एक नॉर्मल MRI है, ब्रेन का करना है, चेस्ट का करना है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है MRI, तो डिपेंड करता है। अगर 5000 से लेकर के 10,000 12,000 तक इवन चार्जेस होता है, तो डिपेंड करता है किस सेक्शन का करना है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। उसमें इसी लिक्विड हीलियम का, इसीलिए प्राइस जो इतना ज़्यादा वेरी करता है, 5000 से लेके 12 एंड 13,000 तक प्राइस जो लगता है, और उसका इसी के चलते, लिक्विड हीलियम के चलते, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर पे लाना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से आपके बॉडी को स्कैन करना। बॉडी में पूरा आप MRI में होता है 30 मिनट 20 मिनट का प्रोसेस होता है, कि जस्ट पूरे बॉडी को जस्ट मशीन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और वहाँ पूरा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बॉडी को स्कैनिंग करते हैं, हर जगह जो है बॉडी में सब यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, या कहीं डिजीज है, तो वो उसमें आ जाता है। तो MRI लास्ट सोल्यूशन है कि जब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन ये सब नहीं डायग्नोसिस कर पाते, तो फाइनली MRI करते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस, तो उसके अंदर ये यही लिक्विड हीलियम या मरकरी भी यूज करते हैं, या लेड भी। ये लोग सुपर कंडक्टर हैं, और जो सुपर कंडक्टर रहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के डिजाइन में यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है MRI रूम में कि आप अपना ड्रेस कोड में अंदर नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए आपका अपना ड्रेस कोड है, आपका बटन है, बटन मान लीजिए आयरन का है, या कोई मटेरियल है, कोई भी मेटालिक बॉडी आपके पास नहीं होना चाहिए। तो जैसे MRI मशीन में एंटर करने या रूम में एंटर करने से पहले वो जो पूरा बॉडी को ड्रेस चेंज करना होता है, या चेंजिंग रूम में ड्रेस पूरा चेंज कर लीजिए, आयरन का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कई लोग के बॉडी में अगर जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हाथ में बोन फ्रैक्चर हुआ, तो ऑपरेशन करके लोग यहाँ पे आयरन का, स्टील का रॉड लगा देते हैं। तो जिनके बॉडी में स्टील का रॉड लगा हुआ है, या नी रिप्लेसमेंट है, नी के रिप्लेसमेंट में भी नी में भी कैप लगाते हैं लोग, वो मेटालिक रॉड है। तो जिनके बॉडी में भी कुछ भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट जैसे इंसर्ट किया हुआ है, उनका MRI नहीं होता है। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर में, रूम के अंदर, कि ये अगर आप इस हाथ में आयरन का रॉड है, आपने बताया नहीं, और अगर गया अंदर में, रूम में एंटर करते ही पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रैक कर देगा, हाथ को क्रैक करके आयरन को खींच लेता है। इतना पावरफुल मैग्नेट होता है। मतलब चीज़ों को आप साइंस को न्यूज से रिलेट किया कीजिए। अभी बॉम्बे में, अभी का नहीं, 3-4 साल पहले का एक केस था कि बॉम्बे में एक कोई पेशेंट थे, और हॉस्पिटल से उनको जस्ट लिखा गया था कि MRI करा के आना है, MRI के लिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर, पूरा सिलेंडर से जस्ट जो एम्बुलेंस है सिलेंडर के साथ आए थे हॉस्पिटल से, और गए सिलेंडर लिए हुए, गलती से, वो हॉस्पिटल की ही गलती थी कि कैसे उन्होंने चेक नहीं किया कि पूरा सिलेंडर के साथ वो अंदर चले गए रूम में, MRI रूम में।
पूरा सडन डेथ 1 मिनट में नहीं लगा था। वो मशीन ऑन था, मैग्नेटिक फील्ड था अंदर रूम में, और आप सिलेंडर के साथ पूरा बॉडी में जस्ट सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो हॉस्पिटल से आया था एम्बुलेंस के में अटैच करते हुए, और वो लेके अंदर चले गए और पूरा सिलेंडर बाहर खींच लिया, पूरा बॉडी खींच लिया था मशीन के अंदर, रोटेट कर दिया बॉडी, जस्ट सडन डेथ हो गया। तो न्यूज से ही सब चीजें सीखे गिरे, इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है, और वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यही लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें लिक्विड हीलियम भी है, मरकरी भी होता है और लेड होते हैं। ये तीनों सुपर कंडक्टर में यूज किया जाता है, और सुपर कंडक्टर वेरी लो टेम्परेचर पे, जब ये लोग लिक्विफाइड करता है बहुत लो टेम्परेचर पे, वो पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। तो ये सब हीलियम का एप्लीकेशन है। हीलियम हो गया 819। हीलियम दो टाइप का होता है, एक हीलियम 1 और हीलियम 2। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे। ट्वेंटी। तो दो टाइप का हीलियम, एक तो हीलियम 1 और हीलियम 2। और हीलियम के दो टाइप हैं, ठीक है। सो मैं डिस्कस कर देता हूँ हीलियम 1 एंड हीलियम 2। जैसे हीलियम 1, ये नॉर्मल हीलियम जो अभी आप पढ़ रहे थे कि वही लिक्विड हीलियम एट -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीलियम 1 और हीलियम ऐसे 1 रिप्रेजेंट करते हैं, और लिक्विड हीलियम जिसका टेम्परेचर जो होता है वो -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर 4.2 केल्विन, ऐसा ये है लिक्विड हीलियम। और एक हीलियम 2 है, इससे भी लो टेम्परेचर होता है, तो हीलियम 2। नेक्स्ट है हीलियम 2। और इसमें हीलियम 2 ये भी है लिक्विड, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लिक्विड 2, लिक्विड हीलियम। बट इसका टेम्परेचर उससे भी कम, हीलियम लिक्विड हीलियम है, और उससे भी कम होता है, और उससे कम 2 यूनिट और कम। अब 4.2 की जगह 2.2 केल्विन, और यहाँ टेम्परेचर जो हो गया ये -270.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर जो है वो 2.2 केल्विन। तो ये और उससे भी थोड़ा सा लो टेम्परेचर 2 डिग्री और कम रहेगा, तो हीलियम 2 कहलाता है। और जो लिक्विड हीलियम 2 है ना, वो सुपर फ्लूइड कहलाता है। सुपर फ्लूइड का मैं मतलब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हीलियम 2 और हीलियम अगर मैं प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग 2 के बारे में, तो ये है लिक्विड, ये लिक्विड है हीलियम, और यहाँ टेम्परेचर जो है वो -270.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह टेम्परेचर 2.2 केल्विन। इसको सुपर फ्लूइड बोलते हैं, ये सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड का मतलब देखिए, यहाँ पे सुपर फ्लूइड का ये मीनिंग आपको समझाना था कि ये मान लीजिए ये है और लिक्विड, ये लिक्विड ऐसे, लिक्विड ऐसे, ये है लिक्विड है। तो जैसे अगर हम लोग लिक्विड में कभी मूव करते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं, वाटर में स्विमिंग करते हैं, तो वाटर हमें रेजिस्ट करता है, हमें रोकने की कोशिश करता है। इसलिए ना एयर में अगर हमें दौड़ना होगा तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इजिली हम लोग वॉक कर लेंगे, रन कर लेंगे। बट जैसे ही वाटर में आप स्विमिंग करेंगे, तो स्विमिंग करने में 1 किलोमीटर स्विमिंग करने में तो थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है 1 किलोमीटर स्विमिंग करना हो आपको। तो इसलिए कि वाटर आपको रेजिस्ट करता है, विस्कस फोर्स बोलते हैं। जब आप स्विमिंग करते हैं तो वाटर आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, विस्कस फोर्स होता है। बट ये एक अलग एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ लिक्विड है ये और सुपर फ्लूइड, इसका विस्कोसिटी जो है 0 होता है। मतलब आप इसमें मूव करें, अगर ये हीलियम हीलियम और 2 हीलियम 2 लिक्विड है,
ये लिक्विड है, बट अगर आप मोशन करेंगे तो नो रेजिस्टेंस। इसमें आप दौड़ेंगे, रन करेंगे तो लगेगा कि हम एयर में घूम रहे हैं। रन करना, मूव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना हाई लो टेम्परेचर पे तो फ्रोजन हो जाएगा, बॉडी ही जम जाएगा। ठीक है, बट आपको समझाने के लिए कि जस्ट विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी जस्ट वाटर में कभी हम लोग स्विमिंग करते हैं तो फील करते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाते हैं, इसलिए कि वाटर हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है थ्रू विस्कस फोर्स। पीछे विस्कस फोर्स लगा के हमें रोकने की कोशिश करता है। बट ये एक लिक्विड है, हीलियम 2 एक ऐसा लिक्विड है जिसको सुपर फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें विस्कस फोर्स जीरो, नो रेजिस्टेंस। तो ये अगर आप मूव करेंगे इसमें तो जीरो विस्कोसिटी, नो रेजिस्टेंस फोर्स। कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, विस्कोसिटी जीरो है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता। तो ये यूनिक थोड़ा प्रॉपर्टी था कि लिक्विड हीलियम 2 जो होता है सुपर फ्लूइड कहलाता है और विस्कोसिटी जीरो होता है। तो हीलियम के बारे में इतना सारा पॉइंट हो गया। तो हीलियम हुआ, नियन, थोड़ा सा नियन के बारे में सीखते हैं। ट्वेंटी वन, नियॉन कर लीजिए। तो इसका एप्लीकेशन जो एग्जाम में आया है कि यूज इन कलर डिस्चार्ज ट्यूब, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कलर डिस्चार्ज ट्यूब यूज होता है उसमें यूज करते हैं। तो नियन जो है एप्लीकेशन इसका कि यूज इन कलर डिस्चार्ज ट्यूब। कलर डिस्चार्ज ट्यूब जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया कि जैसे ये कोई कोई भी जो आपका शोरूम है वो अपना, मान लीजिए कि वो अपना अल्फ़ाबेट ए लिखवाना हो उनको, तो ए, और लाइट इमिटिंग, ये लाइट इमिटिंग करना चाहिए। ये जस्ट लाइक ट्यूबलाइट ही है, बस वो ट्यूबलाइट हम लोग घर में स्ट्रेट रहता है और यहाँ जो ट्यूबलाइट है वो कलर है। तो इसमें नियन नियन गैस भरा जाता है, नियन गैस जो होता है इसमें डाल देंगे तो वो कलर कलर डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसा कलर इमिट करते रहता है, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो कोई अल्फाबेट है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी आपको कोई भी कलर का, आपको मान लीजिए ग्रीन कलर का लेना हो तो नियन गैस, जैसे ये बी है तो ऐसे ग्लास ट्यूब बनाया जाता है, ऐसे ग्लास का ऐसे ट्यूब बनेगा और ऐसे रहेगा इस तरह से। पूरा ग्लास का ट्यूब रहता है और इसमें नियन गैस यूज किया जाता है ऐसे। जैसे ट्यूबलाइट हम लोग घर में स्ट्रेट है, बस यहाँ पे ट्यूबलाइट जो रहेगा वो आपका बेंडिंग किया हुआ रहता है। तो कलर डिस्चार्ज ट्यूब में इसमें ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट यूज करना हो उससे लाइट इमिट करते रहता है, तो वो नियन नियन लैंप यूज करते हैं, नियन गैस यूज करते हैं। बोटनिकल गार्डन में भी यूज करते हैं कुछ लोग इसको, नियन लैंप जो होता है बोटनिकल गार्डन में यूज किया जाता है। नियन लैंप और नियन बल्ब इन ग्रीन हाउस गार्डन कर लीजिए, आपका ग्रीन हाउस गार्डन। ग्रीन हाउस गार्डन में नियन का लैंप यूज किया जाता है, नियन का लैंप। ग्रीन हाउस गार्डन देखिए, आप देखे होंगे कई जगह, आप ग्रीन हाउस पटना में भी तो कई एरिया में ग्रीन हाउस बनाते हैं, ग्रीन हाउस गार्डन।
ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, ऑर्गेनिक वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला नहीं, ग्रीन हाउस गार्डन, गार्डन जो होता है हिल एरिया में जो होता है, हिल एरिया में ग्रीन हाउस बहुत कॉमन है। ठीक है, चाहे पटना में भी जो फ्लावर का खेती करते हैं, जो लोग फ्लावर का खेती करेंगे वो ग्रीन हाउस बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, ग्रीन हाउस जो होता है। जैसे मेरे यहाँ खूब सारा फ्लावर है, खूब फ्लावर है ऊपर छत पे, तो अभी खूब सारा फ्लावर खूब खूब बूम कर रहा है एकदम। ठीक है, तो देखिए जो फ्लावर है अब मेरे छत पे लगा हुआ है, तो छत पे जो फ्लावर है उसका फ्लावर तो खूब खिलता है। ठीक है, बट उसका लाइफ क्या है, एक दिन, 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन तक सनलाइट, जैसे ही सनलाइट पड़ेगा वो 2 दिन तक एकदम 2 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उनके पत्ते टूटने शुरू हो जाते हैं और गिर जाता है। 2 दिन, बहुत सारा फ्लावर है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर हमें कॉमर्शियली, जैसे हम लोग, तो मेरी हॉबी है, चाहे हम लोग के सारे फैमिली का हॉबी है, छत पे खूब सारा ग्रीन गार्डन बनाना, एकदम अभी फ्लावर खूब खिलता है, तो अब जो कॉमर्शियल खेती करते हैं लोग, ठीक है, मतलब जिनको मार्केटिंग करना है, बेचना है, ठीक है, तो वो लोग ये जो गार्डन फ्लावर का खेती करते हैं वो ग्रीन हाउस में कर देते हैं। क्योंकि देखिए अब मेरे छत पे है, तो छत पे सुबह भी शाम को सनलाइट, दोपहर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा। सनलाइट का इंटेंसिटी क्या है, वेरी हाई इंटेंसिटी है। तो फ्लावर जो खिला, गुलाब ही है, खूब गुलाब खिलता है, तो 2 दिन है, 3 दिन है मैक्सिमम, उसके बाद वो धीरे धीरे वो अपना कलर चेंज कर देगा, पत्ते गिरना शुरू कर देता है जो फ्लावर है उसका। अब ग्रीन हाउस जो होता है कि ऐसे बना देते हैं लोग कि उसमें उसमें सन के इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे ये ग्रीन नेट लगा देते हैं, ग्रीन नेट ऐसे लगा दिए ऐसे। अब ग्रीन नेट के अंदर जो है, अब इसमें फ्लावर अगर कोई खिला है, कोई भी फ्लावर है इसमें, ठीक है, तो इसमें सनलाइट जो है वो फिल्टर लाइट आता है। अब ये कोई फ्लावर खिल गया ऐसे, इसमें ऐसे, तो देखिए ये जो फ्लावर खिला हुआ है, ठीक है, आप इस ग्रीन हाउस के अंदर अगर फ्लावर रहेगा तो उसका लाइफ 10 डे होता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है, कभी कभी तो 20-20 दिन तक रहता है। ठीक है, ग्रीन हाउस के, क्योंकि वहां सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, वो ऊपर से नेट है, ऊपर से उन्होंने ग्लास का बनाया जाता है या ग्रीन नेट के थ्रू कर देते हैं, तो लाइट को फिल्टर कर देते हैं, वो सनलाइट डायरेक्ट नहीं आएगा। और जो कॉमर्शियल जो खेती करते हैं उनको तो बनाना होता है, जो कॉमर्शियल है। अब मेरे यहाँ खिल रहा है तो मेरी हॉबी है कि बस फ्लावर खिला, 2 दिन सनलाइट, सुबह शाम दोपहर डायरेक्ट सनलाइट पड़ा, 2 दिन बाद फ्लावर खत्म हो जाता है। ठीक है, बट अगर हमें मार्केटिंग करना हो, हमें बिजनेस करना हो, तो फ्लावर मुझे तोड़ना है, मार्केट में पहुंचाना है डिमांड के हिसाब से, कि आज ज़्यादा डिमांड है तो मैं ढेर सारा फ्लावर तोड़ूंगा, कल डिमांड कम रहेगा तो फ्लावर कम कर दूंगा। तो जो जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग ग्रीन नेट बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर है वो फ्लावर का लाइफ 10 दिन 20 दिन तक एकदम सेम मेंटेन रहेगा। तो जब उनको जरूरत होता है उसके हिसाब से फ्लावर को तोड़ लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं उसको। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रीन हाउस हिल एरिया में बहुत कॉमन है, हिल एरिया में कोई भी खेती करना होता है तो ग्रीन हाउस, क्योंकि वहाँ सन इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन नेट बनाते हैं। अब पटना में भी हम देखते हैं, बेटा साले वाले रोड में, बेटा साइड में जो खेती होता है, जो पटना से सटा हुआ एरिया है जहाँ पे आईटी बेटा है, उसके अगल बगल के एरिया में फ्लावर का जो खेती करते हैं वो ग्रीन नेट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ का फ्लावर जो होता है पटना में सप्लाई होता है, तो वो ग्रीन नेट बना के खेती करते हैं इसका। तो इस केस में जो है, मान लीजिए कि अगर सनलाइट कम पड़ेगा, कभी कभी होता है कि सनलाइट बहुत कम हो गया, क्योंकि फ्लावर को एक फिक्स अमाउंट जो होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो अगर सनलाइट कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, नियन का बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, नियन बल्ब, ऐसे ये जो लैंप लगा देते हैं यहाँ, इस जगह जो है नियन का बल्ब लगा देते हैं ऐसे। यह है नियन का लैंप, ये नियन लैंप लगा देंगे, ये बल्ब लगा देंगे। तो बल्ब जो लगाने पे नियन बल्ब है, और वो जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें से जो लाइट इमिट करता है वो लाइट इमिट करेगा, तो वो उसका इंटेंसिटी नियरली नियरली सनलाइट के इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, सनलाइट के इंटेंसिटी, मान लिया आपको खेती करना हो, और जैसे बहुत सारे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बड़े शहर दिल्ली बॉम्बे उनके पास जगह नहीं है, तो अगर घर में ही खेती करना हो, घर में छोटा सा गार्डन आपको बनाना हो, इंडोर गार्डन बनाना हो, तो उसमें नियन का बल्ब लगा देते हैं लोग। ठीक है, गार्डन बनाए,
प्लांट लाए और उसके ऊपर नियन का बल्ब, नियन का बल्ब का जो इंटेंसिटी होता है ना, जो लाइट इमिट करेगा, वो नियरली इक्विवेलेंट बोला जाता है कि सनलाइट का जो इंटेंसिटी है उसी के बराबर होता है, तो उससे हो जाता है काम। तो ग्रीन हाउस में भी लोग नियन का बल्ब लगाते हैं कि रात के टाइम में भी अगर उसको सनलाइट चाहिए तो बल्ब, बहुत सारा बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। और बोटनिकल गार्डन, ये ग्रीन हाउस जो गार्डन है, ये वो हिल एरिया में बहुत कॉमन है। हिल, अगर आप कहीं टूर करने जाते हैं हिल स्टेशन की तरफ, तो आपको कहीं भी आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको ग्रीन हाउस बना हुआ मिलेगा जहाँ पे फ्लावर का खूब खेती होता है। तो हिलियम हुआ, नियन हो गया, आर्गन, आर्गन में कुछ है नहीं। आर्गन जो होता है ये यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग, हाई टेम्परेचर वेल्डिंग में आर्गन को यूज करते हैं। ट्वेंटी टू यूज इन हाई टेम्परेचर वेल्डिंग, welding to produce inert atmosphere. Inert atmosphere. तो वेल्डिंग करते समय इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आर्गन, आर्गन को यूज करते हैं। आर्गन जो हुआ आप वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग है, जैसे ये एक आयरन हुआ, दूसरा आयरन है और दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आर्क वेल्डिंग में ऐसे सटाएंगे और जस्ट वो वेल्डिंग रॉड होता है उससे चारों तरफ ऐसे 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 करके वेल्ड कर देते हैं। तो जो आर्क वेल्डिंग होता है, तो आर्क वेल्डिंग में जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग रोड साइड देखते हैं कि बस आपको कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं वेल्डिंग करते हुए, तो एक आयरन दूसरा आयरन लेकर के ऐसे जस्ट जोड़ दिया और जोड़ करके ऐसे वेल्डिंग कर दिए, जस्ट हो गया उनका। बट जो टेक्निकल वेल्डिंग होता है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, टरबाइंस का डिजाइनिंग होता है, तो उनमें डायरेक्ट ऐसे वेल्डिंग नहीं किया जाता। अगर आप डायरेक्ट वेल्डिंग ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि ये आयरन दूसरा आयरन, और जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो बीच में एयर फंस जाए, बीच में ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो बीच में अगर गैस फंस गया तब तो वो वेल्डिंग में वीक कर देगा, क्योंकि ये सॉलिड है, बीच के अंदर में कैविटी बना के गैस फंस गया है, तो उसमें गैस जब फंसेगा तो वेल्डिंग वीक हो जाएगा। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर जस्ट मतलब टरबाइन है, कई करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो टरबाइन है, पावर स्टेशन का जो इक्विपमेंट है, तो उनमें उनमें जो वेल्डिंग करते समय जैसे है कि यहाँ एयर नहीं होना चाहिए, उसके लिए पूरा इनर्ट एटमॉस्फेयर, अगल बगल कहीं रूम में गैस नहीं होना चाहिए। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने में इसी का आर्गन, आर्गन को यूज करते हैं। आर्गन क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा है और इसी को जस्ट फिल कर दिया जाता है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर ये एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कर देगा, वहाँ पे नॉन रिएक्टिव गैसेस हो जाएगा। और ये है आर्गन। आर्गन हो गया हीलियम, नियन, आर्गन। क्रिप्टन, जेनन, रेडन। रेडन का थोड़ा सा सीखते हैं, रेडन के बारे में कुछ क्वेश्चन मिलेगा। ट्वेंटी थ्री, 86, यहाँ स्टार लगा दीजिए। रेडॉन, यह है रेडियो एक्टिव एटम। सो रेडियो एक्टिव एटम है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ये एयर में नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन एयर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियो, क्योंकि सारे इनर्ट गैस जो है एयर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रहते हैं, एक्सेप्ट रेडन आर नॉट प्रेजेंट इन एयर।
ये एयर में नहीं होता, ठीक है। रेडॉन का हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ ये है 3.8 डेज। तो 3.8 डेज हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आगे हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक टॉपिक, केमिकल काइनेटिक है, रेडियोएक्टिविटी है, बहुत सारे टॉपिक में आता है। सिंपल आप तरीके से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम रेडॉन है। 10 ग्राम आपने रेडॉन ले रखा है, आपको जो भी अमाउंट 100 ग्राम आपने ले लिया, तो अगर आप इसको 3.8 डेज छोड़ देंगे, अगर किसी रूम में 3.8 डेज तक छोड़ दें और जाके देखेंगे नेक्स्ट 3.8 डे के बाद देखेंगे, तो ये 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम और रेडॉन बचेगा। ये रेडॉन है 5 ग्राम, बस इतना, 5 ग्राम रेडॉन ऐसा बचेगा इस टाइम। तो ये है रेडॉन। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेस स्टेबल है, नॉट प्रेजेंट इन एयर, हाफ लाइफ आपको जानना था इसका, ये हो गया। और हाँ, रेडॉन के बारे में एक तो पॉइंट नया क्या है, एक तो इसका जो नाम पड़ा था, वो कैसे नाम पड़ा था वो आप देख लीजिए यहाँ ऐसे। रेडियम, रेडियम आप जानते हैं 88 और 220, ये है रेडियम, आप जानते हैं ये रेडियम, ठीक है। तो रेडियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम जो, ठीक है, ये रेडियम हुआ। और रेडियम जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट ये क्या करता है कि इमिट करता है अल्फा रे। ये अल्फा रे इमिट किया, और जैसे अल्फा रे इमिट किया तो अल्फा अल्फा में ये आ जाएगा 2 और हीलियम और 4, और यहाँ पे 2 अगर हटाएंगे तो यहाँ से 86, और ये रेडॉन, और यहाँ 4 घटाएंगे तो 216, ये स्टार हुआ। तो ये आपको ये पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट डीके करके दो दो इनर्ट गैस प्रोड्यूस करता है। तो एक ये भी इनर्ट गैस है, और क्योंकि आप जानते हैं हीलियम, हीलियम हुआ, और नियन और आर्गन और क्रिप्टन, ऐसे क्रिप्टन और जेनन और रेडॉन, ये रेडॉन भी इनर्ट गैस है। तो ये रेडियम जो है, ये रेडियम, रेडियम जो 2 बी ग्रुप, 2 ए अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उस ग्रुप का एटम है जो डीके करेगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो डीके कर करके अल्फा डीके के थ्रू ये इमिट करता है यहाँ पे रेडॉन, रेडॉन इमिट करता है यहाँ पे, और अल्फा, और ये दोनों जो इनर्ट गैस है, देखिए इसको देखेंगे तो ये भी इनर्ट गैस है और ये भी इनर्ट गैस है। तो ये एक एग्जाम में पूछा हुआ कि कौन सा एटम है जो डीके करके दो दो इनर्ट गैस इमिट करता है। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो इमिट करेगा अल्फा बीटा गामा, और अल्फा इमिट करेगा तो देखिए वहां पे हीलियम हो गया, रेडॉन हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था कि नाउ रेडॉन, रेडॉन जो है इमिट 2 इनर्ट गैसेस। तो 2 इनर्ट गैस इमिट करता है रेडॉन, रेडियम, रेडियम जो है वो इमिट करता है दो इनर्ट गैस, एक है रेडॉन है और एक है हीलियम, दो गैस इमिट करता है। और जो नाम पड़ा ना रेडॉन, रेडॉन का नाम जो पड़ा वो उसके पीछे भी यही रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से देखिए ये जो नाम पड़ा ये रेडॉन, रेडॉन जो है, तो ये नाम पड़ा ऐसे कि रेडियम से, और रेडियम के थ्रू ये जो रिएक्शन था, रेडियम का ये रिएक्शन, और जिन्होंने देखा था वो साइंटिस्ट का नाम था डॉन, ये डॉन, ऐसे डॉन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जैसा एक डॉन था। और जो जो इन्होंने इस रिएक्शन के थ्रू देखा था, ये रेडियम है, रेडियम डीके कर रहा है और डीके करके दो दो इनर्ट गैस बना रहा है। तो बस ये जो नया एलिमेंट आया तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, ऐसे उठाया, यहाँ से उठाया रेडियम, क्योंकि रेडियम से ये RAD रेडियम, और यहाँ से उठा लिया अपने नाम ऑन, DON, डी कॉमन है, दोनों में डी कॉमन है तो डी हटा दिया गया। तो रेडॉन, रेडॉन जो है आया नाम रेडियम से, ये रेडियम जो है डीके कर रहा है, दो इनर्ट गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये देखा था
जो साइंटिस्ट, उनका नाम था डॉन। तो आधा इधर से लिया गया, आधा इधर से लिया गया, और फिर पड़ गया नाम इसका रेडॉन। रेडॉन फ्रॉम रेडियम थ्रू डॉन। डॉन ने देखा था उन्होंने। और यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा एलिमेंट है जो डिके करके दो दो इनर्ट गैस इमिट कर रहा है, तो वो एलिमेंट है रेडियम। इसीलिए मैंने रेडियम को यूज किया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने रेडियम लिया था। कई लोग पूछते थे कि सर रेडियम आपने क्यों लिया है, रेडियम तो अल्फा बीटा गामा तीनों इमिट करता है। तो इसका जो इमिटिंग पावर है, अल्फा इमिटिंग पावर वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा ये अल्फा इमिट करता है, इसलिए मैंने लिया था। रेडियम लेकर के सिल्ड कर दिया था लेट से, चारों तरफ चैम्बर बना करके। मैं पढ़ाया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया 23। सो अब तो कंप्लीट इनर्ट गैस में और कुछ है नहीं। कुछ बॉन्डिंग से रिलेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आईडी एडवांस एम्स का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, छोटा सा 2-3 लाइन कर लेते हैं। तो 23, 24 जेनन, जेनन के बारे में। ट्वेंटी फोर ये है जेनन। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये मोस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेस में ये आता है, मोस्ट रिएक्टिव। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनर्ट गैस। चलिए इसके बारे में जो जो क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग पहले तो पूरा पढ़े हुए हैं। जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, 3-4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो केवल रिवीजन के लिए, सिर्फ एक रिवीजन करना है हमें। तो एम्स का क्वेश्चन था, कुछ आईटी का भी क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ा हुआ सारा क्वेश्चन। वो वही सीट है जो मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पैकेज भी आपको देता हूँ, और डेली आपको वर्क के लिए आपको 25 क्वेश्चन डेली आपको देता ही रहता हूँ कि आप 20 मिनट के अंदर टेस्ट टाइप का है, तो उसी सीट से मैं ले ले रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए। तो एम्स का क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ, जैसे नीट का ही क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है, बट सब पढ़ा हुआ है। चलिए पहले छोटा छोटा क्वेश्चन नीट का बनाइए कि नाउ प्लेनर चाहिए, कौन सा प्लेनर है, और मुझे इसका सेप बताइए। तो XeOF2 पहला मैं ये ले रहा हूँ। सो नंबर 1, 4-5 क्वेश्चन करिए। तो इसका मुझे चाहिए ज्योमेट्री, चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बॉन्डिंग सब कुछ। तो हम लोग सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन का 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 ग्रुप नंबर, और ये फ्लोरीन और 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो यहाँ हुआ 14 एंड नाउ 6 20 और 28 हो गया। जो भी नंबर आएगा उसमें तुरंत 8 से डिवाइड करना था, मैं आपको सिखाया था। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम कट जाएगा। 3 हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, 24 हुआ, रिमाइंडर रिमाइंडर 4 हो गया। पहले 8 से डिवाइड करना है, जो बच गया नंबर उसमें 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हुआ 3 और बॉन्ड पेयर हो गया प्लस, और 2 हो गया लोन पेयर हो गया। इस तरह हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडेशन हो गया sp3 और d1, और अगर 2 लोन पेयर आया है sp3 d1 में, तो ये सेप हो जाएगा टी सेप। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडेशन, और मैं क्लास में मैंने 100 पढ़ाया, 1-2 नहीं, कि आपको ये सब, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सो टी सेप, इसका सेप जो हो गया वो टी सेप का हो गया। तो सिर्फ मैं रिवीजन के लिए कि आप पुराने टॉपिक जो पढ़े हैं बस रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। टी सेप कुछ ऐसे होता है, और यहाँ आपका फिगर हो जाएगा, और जेनन डाइफ्लोराइड, तो ये है जेनन, और ये एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, ऑक्सीजन यहाँ पे, और लोन पेयर 2 यहाँ पे। ये हो गया। डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है एट नॉट जीरो, बैलेंसिंग नहीं है, तब बैलेंसिंग नहीं है। अगर म्यू पढ़ेंगे, म्यू फॉर डाइपोल मोमेंट।
नॉट जीरो, समय डिसिडी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे तो +4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 बॉन्ड दिख रहा है मुझे। अब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। ऐसे 5 बस एग्जांपल मुझे प्रैक्टिस करना है, 5 एग्जांपल बस प्रैक्टिस कर लें। 2 सेकंड number of lone pair in central atom is 0। कितने लोग हैं, एम्स का क्वेश्चन, एम्स में पूछा हो। XeO2F2 इंटीजर टाइप का है, एम्स का क्वेश्चन है, आसान सा है। XeO4 XeO3F2 XeF6। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन एट सेंट्रल एटम इज 0। हाउ मेनी of the following number of lone pair at central atom, number of lone pair at central atom is 0 in is 0। कितने हैं जिसके सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, ये पूछा गया है। मैंने आपको बॉन्डिंग में तो पढ़ा रखा है, बस रिवीजन है। मैंने आपको बोला था कि जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया। बाकी हम लोग प्लान करते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस ऐसे लगता है कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है 8 और प्लस ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 3 × 6 और यहाँ हो गया आपका 18 और 19, 20, 26। अगर 26 मैं डिवाइड करूं, जो मैंने आपको सिखाया था कि ये 26 को डिवाइड करना है 8 से, तो 26 डिवाइड बाई 8, सो 3 टाइम कंप्लीट कट गया। तो 3 जो कटा वो बॉन्ड पेयर हुआ 24 और 2 बच गया, और 2 जो रिमाइंडर बचा 2 उसमें 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 1 लोन पेयर। देखिए यहाँ 1 लोन पेयर है, मुझे चाहिए था नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। ये आंसर नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा फास्ट देखें, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हुआ, इसका 12 हुआ, 20, 20 हुआ और 7 + 7 और 14 हो गया 34। यहाँ 34 हो गया। अब मन में सोचिए, ये सब मन में कि 8 से डिवाइड किया तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये है 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। मुझे चाहिए 0 लोन पेयर। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका हुआ 8, ये 8 हुआ, 8 और 6 × 4 तो 24 और प्लस 8 32। हाँ ये हो जाएगा 32, 8 से कटेगा और डायरेक्ट कट गया 4 बॉन्ड पेयर। हाँ ये है, ये हो जाएगा। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप चेक करेंगे 8 हुआ और यहाँ पे 18, 6, 6, 6, 18 और प्लस 8, सो 26 प्लस 14, 26 और प्लस 14 40। तो जैसे 40 मैंने किया 8 से डिवाइड किया तो 5 बॉन्ड पेयर, तो ये 0 लोन पेयर है, ये भी आ जाएगा। नाउ यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आप 42 जोड़ लीजिएगा ऐसे, तो यहाँ आपको नहीं, रुक जाइए, 50 प्लीज, 50 इसका 8 हुआ ना और 6 × 7, ठीक है,
42 और 8 50 डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो ये भी नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम इज 0 इन किसके किसके अंदर, तो दो कंपाउंड है, एक तो है ये XeO4 और एंड दूसरा है XeO3F2, इनके अंदर है, हो गया। ये है एम्स का क्वेश्चन, काफी इजी है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, जो एकदम आसान है। नाउ ऐसे बस प्रैक्टिस करना है मुझे। नाउ नेक्स्ट इज द 5 एग्जांपल बस प्रैक्टिस कर लेते हैं पुराने टॉपिक को हम लोग। थर्ड पॉइंट सारे आए हुए क्वेश्चन है, जैसे नीट का ही क्वेश्चन है, इसमें ऐसा चाहिए कि मान लीजिए XeF4, यहाँ XeF6, Xe और OF4 हम लोग सब पढ़े हुए हैं, केवल रिवीजन करना है। XeO3 मैचिंग करना है, इधर लिखा हुआ है पिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सब बॉन्डिंग में सब पढ़ा हुआ है, केवल बस आप रिवीजन 5 क्वेश्चन का मैं कर रहा हूँ। बॉन्डिंग में 100 मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ तो सिर्फ 5 हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और मेडिकल का क्वेश्चन नीट का है, ये 1 मिनट में कंप्लीट करना है आपको, कर लेते हैं लोग। स्क्वायर पिरामिडल, सो स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल 1 मिनट में करना है, वो हो जाता है। तो मैं क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, मैंने आपको क्लास में बताया था। ऐसे ऐसे तो मैचिंग करना है, एक भी पकड़ लेंगे तो ऑप्शन लिखा हुआ है ऐसे। तो अगर हमें पूरा मैच करना है तो जैसे XeF4 आप कोई भी चेक करेंगे तो XeF4 मैंने समझा रखा है ऐसे कि XeF4 जो हुआ, आप जोड़ के देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हुआ और आपका 36 हो गया। 36 में 8 से डिवाइड करेंगे, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएगा। हाइब्रिडेशन मैंने बता रखा है कि sp3d2 हो गया। और ये स्क्वायर प्लेनर इसलिए कि यहाँ जब होगा तो 2 लोन पेयर ऊपर नीचे जाएगा। ऐसे मैंने जेनन हुआ और फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसे चारों कोने पे फ्लोरीन रख दीजिएगा। और 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ऐसा हो गया। तो ये हुआ XeF4 का जो मैचिंग करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर से ऐसे मैच कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने XeF6 बताया था, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये हम लोग पढ़े हुए थे। ऐसे यहाँ से ऐसे करेंगे। नाउ अब कोई यहाँ से मैच कर लेंगे, जैसे XeOF4 करेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल, जैसे ऐसे, ठीक है। XeF4 XeOF4 सब पढ़ा हुआ है आपका कि Xe और OF4 होगा। सेम यही फिगर है, यही फिगर है आपका, सब क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे रहेगा, 4 फ्लोरीन रहेगा और एक ऑक्सीजन ऊपर रहेगा और एक लोन पेयर नीचे रहेगा, ऐसा। तो ये हो गया, इसका मैचिंग होगा, आप चेक कर लीजिए। तो स्क्वायर पिरामिडल इसको बोलते हैं, और ये मैच करेंगे तो बच गया एक पिरामिडल। चेक कर लीजिए, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो सब पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन 3 4। अब बॉन्डिंग का लेक्चर जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए, जो कि उसके हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट,
बॉन्डिंग से स्टार्टिंग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब वही चीज़ तो है यहाँ पे, और उससे उसके रेफरेंस से बहुत क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग से। तो नेक्स्ट 3 4 मुझे कंप्लीट करना है, और सब नीट का हो गया सारा, नीट में ही सब दिया हुआ है कि जैसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन, सो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन, number of non bonding electron pair on xenon in, वही है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये जो हो गया, देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर को ही तो बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, नॉन बंधा हुआ नहीं है। इन XCF6, ये आईटी में भी पूछा हुआ है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं क्लास में। XCF2, XCF4 और XCF2, इसमें 1 हो गया, उसमें 2 हो गया, उसमें 3 हो गया, 1 2 3, 1 सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कर लीजिए, बट ये इतना बार हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग ऐसे फिंगर टिप्स पे पता चल जाता है। नीट का है और वैसे ही करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि 1 सेकेंड बस। तो आप यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 8 हुआ और 7 इसका, और 42 एंड +8 50, जो नंबर आ जाए, मैंने बताया था कि उस नंबर को 8 से डिवाइड कर लेना है। कंप्लीट कट गया तो 6 बॉन्ड पेयर 48, जो रिमाइंडर बच गया 2 में 2 से डिवाइड करना है। इस तरह 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, यही है 1 लोन पेयर ये। नाउ नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 8 है और 7 36, 4 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर, ये है, ये 2 हो गया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 22, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, एक है। एक और करते हैं, एक और 5 मुझे करना था, जो बॉन्डिंग थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि जेनन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी हैं, इनर्ट गैस में भी आए हुए हैं। एक और करता हूँ मैं 5 नंबर, सब पूछा हुआ ही है, सारा आपको पूछा हुआ क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्लेनर, पूछा हुआ है कि प्लेनर कौन है। प्लेनर मॉलिक्यूल कौन है जो प्लेनर है। एक तो XCF2 भी है इसमें, एक XCF4 भी है ये, और 2 ऑप्शन और है। सो यहाँ पे XeO3F है और XeO2F2 है, ऐसा ये, और 2 ऑप्शन वो है। तो प्लेनर तो पता चल रहा है, प्लेनर ये वाला हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे sp3 और यहाँ हाइब्रिडेशन हो गया D2, और लोन पेयर के चलते ये लोन पेयर ऊपर नीचे जाएगा और इसका शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये जेनन हुआ, और फ्लोरीन ऐसे 1 फ्लोरीन, नेक्स्ट फ्लोरीन 2 हुआ, 3rd फ्लोरीन ये है, 4th फ्लोरीन ऐसा हो गया, और एक ऊपर और नीचे ऐसा, ये स्क्वायर प्लेनर पढ़े हुए हैं, शेप इसका जानते हैं। स्क्वायर प्लेनर वो लीनियर है, लीनियर शेप होता है। इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो है आपका sp3 और D1, ये है लीनियर, ये है स्क्वायर प्लेनर।
स्क्वायर प्लेनर और वो लीनियर होगी। तो हमें प्लेनर चाहिए था, तो प्लेनर में यही आपको करेक्ट होगा। बाकी और आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। मैं कोई, जैसे मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ये इसका शेप जो है वो कुछ ऐसा शेप होता है। देखिए ऐसे, ये है जेनन और यहाँ पे फ्लोरीन ऐसे, और फ्लोरीन इस तरह से। कोई रटना नहीं है, सब आपको पढ़ाया हुआ। हाइब्रिडेशन होता है इसका sp3 और D1 होता है। और आप देखेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर आएगा, 1 लोन पेयर यहाँ रहता है, सब कुछ सिखाया हुआ आपका। तो ये प्लेनर नहीं हुआ ये आपका। और अगर इसके बारे में, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, बट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हुआ 8 हुआ, और यहाँ पे 6 × 3 18 हो गया, और +7 हो गया। ये तो ऑड नंबर आ गया। चेक करते हैं, आने दीजिए। ऑड नंबर भी तो मैंने सिखाया था, बट रेयर है, ऑड नंबर तो कम आता है। तो यहाँ पे हो गया 15 और ये 33 ऐसा। चेक कर लीजिए, और 15 और 18 और 33 हो गया। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक बच गया। तो एक बच गया तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे देखना है। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल जो हो गया वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे तो ऐसे बनेगा +7 ऐसे, sp3, ये sp3 हो जाएगा। तो प्लेनर तो नहीं हुआ ये भी मॉलिक्यूल, तो प्लेनर यही है। और इतना प्रैक्टिस करना है कि मेडिकल में ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है, वो तो आप इतना घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। मेडिकल में कुछ सेकंड में, 10-20 सेकंड में जस्ट टिक कर लें, हाँ यही आंसर है, हो गया। प्रैक्टिस घर पे करना होता है, इतना स्पीड रखना है कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड में आप प्रैक्टिस करके कि चीज़ें देखें तो सामने आंसर रिफ्लेक्ट हो गया, हाँ ये आंसर है। सो हाँ, ये लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग डिस्कस करते हैं।